तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका टीच मी CUET के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। हम कर रहे थे अपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8। आपको जो पिछले चैप्टर है सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, नीचे प्लेलिस्ट है, जाकर उसको चेक करना है, ठीक है। बिना टाइम पास किए अपना अगला जो चैप्टर है आपका उसको हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो GT का सिलेबस है उसमें भी आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट करंट एंड फ्यूचर नीड्स। अब देखो, जिसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है वो चुपचाप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ही आपका कुछ आंसर भी आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है भाई। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, इसके लिए कौन सा टर्म हम यूज करते हैं। एनवायरमेंट एक्सट्रीमिज्म, बिल्कुल गलत। बी, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल गलत। रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाता। सी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन चच्चा विधायक हमारे बिल्कुल राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1972 में, ठीक है। इसका जो मेन रोल है वो क्या है, रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड। इसके लिए आपका WTO बना है। WTO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1995 में, ठीक है। 1995, 1 जनवरी 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म, इसके लिए भी WTO बना है आपका, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये भी UN की एजेंसी है, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कोऑर्डिनेटिंग एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एट द ग्लोबल लेवल। देखो UNEP का काम क्या है, UNEP का काम है आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको एड्रेस करना और एनवायरमेंट के जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ग्लोबल लेवल पर डिस्कशन के लिए ले जाना, ठीक है। तो आपका UNEP का काम क्या है, सी फॉर चच्चा विधायक हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो एक नंबर आप एक क्वेश्चन जो आपका है वो यहां से आना ही आना है, ठीक है। तो कौन सा एग्रीमेंट है, विच एम्स टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यानी कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट आपका होता है। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है आपका, 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987। इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था आपका ओजोन डिप्लेशन को कम करना, ठीक है। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका जो उत्पादन है उनको कम करना, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ओजोन से। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है आपका, 1997 में, 1997 में। क्योटो आपका है कहां पर, क्योटो आपका है जापान में। कहां पर, जापान। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है यही था आपका जहां पर बात होती है आपका ग्रीन हाउस एमिशन जो गैसेस हैं, GHG गैसेस, इनको रिड्यूस करना, ठीक है। GHG गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड आपका कौन सा है, आपका रिलेटेड है उससे क्योटो प्रोटोकॉल। अगर बात करें सी ऑप्शन आपका केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये कब हुआ था आपका, ये भी आपका 1997 में ही होता है। कब होता है, 1997 में। इसका मोटो क्या था आपको, जो केमिकल वेपन्स हैं उनके प्रोडक्शन को कम करना, ठीक है। अगर आपका डी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT कब साइन होती है, साइन होती है 1968 में, ठीक है। इसका मोटो क्या था, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके प्रोडक्शन को कम करना, ठीक है। अगर बात करें आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बन रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड आपका B फॉर बब्बू भैया, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, देखो अगर आपको सारे जो एग्रीमेंट्स हैं जो रिलेटेड आपके पेपर्स है वो अगर देखें तो ये देखो रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आपका कब होता है, ये होता है आपका 1971 में। रामसर साइट कहाँ पर, रामसर कहाँ पर आपका, ये है आपका ईरान में। इसका मोटो क्या था आपका, वेटलैंड्स जो है उनका कन्वेंशन करना, उनका कंजर्वेशन करना, ठीक है। बी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन से रिलेटेड है, बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। कब होता है ये, 16 सितंबर 1987, याद रख लेना आपको, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिटिकल साइंस के लिए, GT के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट कब होता है, 1992। कब होता है, 1992। कहाँ पर होता है ये, रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। याद रखना है आपको, रियो डी जेनेरियो। इसीलिए इसको हम लोग रियो समिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रियो समिट, ठीक है। रियो समिट कब होता है, 1992 में। 1992 में ही आपका UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC भी स्टैब्लिश होता है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब होता है, 1997 में। कब होता है आपका, 1997 में। याद रखना है आपको, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो कहाँ पर है, जापान में, बता दिया मैंने आपको। अगर आपसे पूछे स्टॉकहोम कन्वेंशन, अगर पूछ लिया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो आप क्या बोलोगे, 1972, ठीक है, 1972
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1972 में। यही आपका UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो ये आपका होता है 2001 के आसपास, ठीक है। 2001 के अराउंड अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पूछ सकता है, ठीक है। कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर करते हैं डिस्कस फोर्थ अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है विच व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो SDGs हैं, SDGs इनका कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि SDGs की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, इसका टारगेट कब का था? इसका टारगेट है 2030 का, ठीक है। कितने गोल्स हैं आपको वो बताना है, और कब ये जो गवर्नमेंट हमारी उसको फॉलो करती है वो बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गोल्स फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को, क्या ये है? गोल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड अडॉप्टेड बाय द WTO, ये सब क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ये बनी नहीं रहे। गोल्स फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गोल्स फॉर मिलिट्री अलायंस अडॉप्टेड बाय नाटो। तो नाटो का तो नहीं आ सकता, WTO का नहीं आ सकता, यूनेस्को का नहीं आ सकता। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी फॉर चच्चा विधायक हमारे, यानी कि ये जो SDGs हैं ये ऐसे गोल्स हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो आपकी डिबेट चलती है डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डिबेट चलती है आपकी, उससे रिलेटेड आपका क्या है? SDG गोल्स, ठीक है। SDGs गोल्स, देखो जो वेस्ट है वो कुछ तरह देता है अपने, ठीक है। वो कई सारे तरह कैसे देता है कि भाई हम तो डेवलपमेंट करेंगे, या फिर अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें डेवलपमेंट जो है उसको धीमा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेस्ट तो डेवलपमेंट कर चुका है, ठीक है। जो ईस्टर्न कंट्रीज हमारी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अभी तक अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाई हैं। तो वो कंट्रीज क्या कहती है कि हमें कुछ रियायतें दी जानी चाहिए, ताकि हम भी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी जो लिमिट है उसके उस तक पहुंच सके, ठीक है। तो आपका इसका नंबर क्या हो गया सही? आपका ऑप्शन नंबर सी, चच्चा विधायक हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि जो ग्लोबल कॉमन्स है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में साझी संपदा। क्या बोलते हैं? साझी संपदा। इसके बारे में आपको कौन सा जो फैक्ट है वो बिल्कुल राइट है। देखो पहली बात, ग्लोबल कॉमन्स क्या है? ऐसे एरियाज, कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके लिए हैं, यानी कि जिस पर किसी एक स्टेट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर बात करें आपकी एयर की या एटमॉस्फेयर की बात करें आपकी, तो क्या एटमॉस्फेयर किसी कंट्री स्पेसिफिक की है? क्या जो एटमॉस्फेयर है आपका वो किसी कंट्री की है, या फिर किसी स्टेट की है, किसी गवर्नमेंट की है? इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों भाई? इस पे कंट्रोल आपके लिए पॉसिबल ही नहीं। आप क्या बैरियर लगा सकते हैं इसको रोकने के लिए? हवा को रोकने के लिए क्या बैरियर लगाए जा सकते हैं? क्या एक कंट्री अगर पोल्यूशन फैला रही है तो सिर्फ वही कंट्री पोल्यूटेड होती है? नहीं, हवा को रोक नहीं सकता आप। तो हवा क्या करती है? दूसरी कंट्री में पोल्यूशन फैला देती है, या दूसरे स्टेट में पोल्यूशन फैला देती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने साथ साथ पूरे वर्ल्ड का ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है ग्लोबल कॉमन से रिलेटेड? द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका ओशियन फ्लोर एंड आउटर स्पेस आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। क्या ये आपका आंसर सही है? देखते हैं भाई ऑप्शन में बी क्या है आपका? द ग्लोबल कॉमन्स आर आउटसाइड द सोवरेन जुरिस्डिक्शन, यानी कि इनके खिलाफ, ये सोवरेन जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड है, इनके खिलाफ कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता, न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ऐसा, ठीक है। आप इस जो ग्लोबल कॉमन्स का जो आपका एरिया है, आप अगर इसको एक्सप्लोर करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिफ्लेक्टेड द नॉर्थ साउथ डिवाइड। यार नॉर्थ साउथ डिवाइड से जो आपका ग्लोबल कॉमन्स है उसका क्या लेना देना? तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत। अब नॉर्थ साउथ डिबेट क्या है? इसको हम लोग डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपिंग डिबेट भी कहते हैं। डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपिंग डिबेट, यानी कि जो कंट्रीज जो डेवलप हो गई हैं उनकी और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिबेट छिड़ी हुई है। क्या, किस चीज़ की डिबेट? डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पर विश्व में कुछ ऐसे रेगुलेशंस आने चाहिए, कुछ रूल आने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए इम्प्लाई हो सके और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंट्रोल कर सके, लिमिटेशंस आनी चाहिए ऐसी। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज ये क्या कहती हैं भाई? ये देखो, ये कहती हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं इनके यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था आपका, ये पहले ही आ चुका था, तो ये तो अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब हमारी बाजी जब डेवलपमेंट की आई है तो हमारे खिलाफ ऐसी रियायतें, हमारे खिलाफ क्यों ऐसे कड़े कानून लाने चाहिए? हमें भी क्या मिलना चाहिए? हमें मिलनी चाहिए छूट। तो यही डिबेट आपकी नॉर्थ साउथ डिबेट आपकी चलती है, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना ग्लोबल कॉमन से नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड मोर कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन। यार कोई फैक्ट नहीं है ऐसा, जो नॉर्थ है वो कोई ग्लोबल कॉमन के खिलाफ कोई भाई इतना उसका प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, इतना उसको कोई लगाव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, आओ फिर मिलने चलते हैं, ये आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ ब्रडले
ब्रेटलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987। अब देखो इसमें आपके दो क्वेश्चन बन गए। क्या एक आपसे पूछ सकता है कि ब्रेटलैंड जो रिपोर्ट है ये आपकी कब आई थी, तो कब आई थी 1987 में। अब इसका जो टाइटल था वो क्या था भाई, देखो आपके लिए इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्या थी। ये रिलेटेड थी आपकी, इतना समझ लो कि ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड थी, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इसका टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन एंड प्रेशियस फ्यूचर, आवर प्रीशियस फ्यूचर या फिर आवर फ्यूचर। तो इसका फैक्चुअल आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और फिर हवेली पर। ठीक है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड इंडिया साइन एंड रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, ये आपका होता है 1997 में। कहाँ पर है क्योटो, ये आपका है जापान में। ठीक है, कब हुआ, 1997 में, याद रखना है आपको। इसको इंडिया ने एक्सेप्ट कब किया था, इसमें साइन कब किया था और रेटिफाई कब किया था। ऑप्शन नंबर ए 2000, 2002, 2004 या 1997। तो देखो डेट आपको याद रखनी है 26 अगस्त 2002। ठीक है, 26 अगस्त 2002। ऑप्शन नंबर बी बाबू भैया जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, विच एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेट आउट इन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो UNFCCC है, इस एग्रीमेंट के थ्रू कौन से इस एग्रीमेंट पर बेस्ड आपके प्रिंसिपल्स पर ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 1987। डेट क्या थी, 16 सितंबर। ठीक है, किससे रिलेटेड था आपका, ये रिलेटेड था आपका किससे, ओजोन गैस से। किससे, O3 गैस। ओजोन का साइन क्या है, O3। सिंबल क्या है ओजोन का, O3। बी क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, 1997 में। इतना रट लोगे याद हो जाएगा भाई, 10 बार तो मैं ही बोल चुका हूँ, आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो भाई देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल ये दोनों ही आपके किससे रिलेटेड थे, आपके UNFCCC से। ठीक है, अगर बात करूँ UNFCCC कब स्टेब्लिश हुआ, 1992 में। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका इसका ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बाबू भैया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द बुक लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ, इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो तेजी से हमारे वर्ल्ड में बढ़ रही है। यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे स्टैग्नेंट है, यानी कि लिमिट में है एक। तो उस लिमिट को क्रॉस अगर हम कर गए तो रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी हमारे पास, स्कैरसिटी यानी कि कमी। तो अगर रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी के बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसका भाई आपका कब पब्लिश हुई थी, 1974, 1973, 1972, 1971। आपका ऑप्शन में जो राइट है इसका वो है 1972। समझ लो क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि वर्ल्ड की एक लिमिट है पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसको हमें क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना है ताकि जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे ढंग से यूटिलाइज हो पाए, उनका दोहन या फिर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी चच्चा विधायक है हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंट। यानी कि एनवायरमेंट जो ग्रो से कंसर्न है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसका कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रीजन उसका बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, द डेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर। यार देखो बिल्कुल गलत, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, बाहर में जाए दुनिया, उनको अपना डेवलपमेंट बढ़ाना है बस। उनको मतलब है सिर्फ डेवलपमेंट से, उनको नेचर से या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या करना है, सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इज वाइटल फॉर इंडिजिनियस पीपल। देखो सिर्फ इंडिजिनियस पीपल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का। इंडिजिनियस पीपल कौन होते हैं, जो आपके जंगलों में या फिर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इंडिया में तो SC ST हम लोग करते हैं, उनको बोलते हैं इंडिजिनियस पीपल, STs को खासकर। बट वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज में आपके रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में या फिर ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, ट्राइबल एरियाज अगर जहाँ आपको दिख रही है तो वहाँ की पॉपुलेशन आपको क्या कहलाएगी, ज़्यादातर कहलाती है वो इंडिजिनियस पीपल। तो सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी स्पेसिफिक रेस को या फिर किसी स्पेसिफिक पीपल को आप ग्लोबल जो एनवायरमेंट कंसर्न है उससे जोड़कर नहीं देख सकते। आपका ऑप्शन नंबर सी, द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो जो आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। देखो ऐसे बात नहीं कि जो फिजिकल आपकी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो आपकी प्रैक्टिकल जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उनसे नहीं हो रहा, उनसे भी हो रहा है। अगर आप देखोगे आपका जो ज्वालामुखी है या फिर आपका भूकंप है, इससे भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। बट सबसे ज़्यादा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। ठीक है, हैज़ बिकम
परवेसिव एंड हैज रीच द डेंजरस लेवल, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो अपने डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, इनको लिमिटाइज नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम पर हमारी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही भयानक रूप से क्षति पहुंचने वाली है उसको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है। डी नन ऑफ द अबव, देखो बी नहीं हो सकता, बी आपका एलिमिनेट हो गया, ए आपका एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, सी फॉर चच्चा विधायक है हमारे। आपका जो लास्ट क्वेश्चन, आपका 11th क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। क्या क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या था भाई, पेड़ों से चिपकने वाला मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट होता है आपका 1970s के टाइम पर। किस टाइम पर, 1970s के टाइम पर। अगर सन पूछ ले तो सन लिखना है आपको 1973। हालांकि इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत पहले आपको देखने को मिल जाएगा, बट ऑफिशियली स्टार्ट कब होता है, 1973 में। कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है चमोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिला। कहां पर है ये, अब आपका पड़ता है ये यूके में, बट उस टाइम पर था ये 1973 के टाइम पर था ये आपका यूपी में। ये आपका अगर पूछ ले लोकेशन, अगर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट देते तो आपको क्या लिखना है, गढ़वाल रीजन, यानी कि ये आपका कहां पड़ता है, गढ़वाल रीजन में। अब ये था क्या, तो ये आपका अगेंस्ट कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट था, यानी कि जो आपके फॉरेस्ट एरियाज हैं उनका क्या हो रहा था, उनका हो रहा था आपका कॉमर्शलाइजेशन। जो बड़े बड़े कॉमर्शलाइजेशन की कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं आपके, वो क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट एरियाज का यूज अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वो लोग यहाँ के पेड़ पौधों का यूज, यहाँ के इलाकों का यूज अपने प्रोडक्ट मेकिंग के लिए कर रहे थे, जिसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पर बहुत ही भयानक रूप से पड़ रहा था। सिर्फ एनवायरनमेंट पे नहीं, बल्कि वहाँ के जो एरियाज थे, जो आपके फॉरेस्ट एरियाज के आसपास जो आपके लोग रहते थे, जो आपके ट्राइबल पीपल्स थे, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकना चालू कर दिया। ठीक है, इसमें कई सारे लीडर्स आपके सामने आएंगे, उन लीडर में से आपका मेन लीडर कौन था वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदर कौन है भाई, सुंदर तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला जीजा साला वाला सुंदर नहीं। ठीक है, बी आपका महात्मा गांधी, सी आपका पांडुरंगा हेगड़े, या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उनको देख लेना ढंग से, उनकी नोट मेकिंग कर लेना। कहाँ से देखनी है आपको वीडियो, वो सारी मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय।